संजय राउत एक बार फिर से विवादों में हैं और इस बार जो तार हैं वो घोटाले के जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको बताएं, जो एक जमीन का घोटाला महाराष्ट्र के अंदर ईडी जिसकी जांच कर रही है, जिस मामले में संजय राउत का करीबी प्रवीण राउत अभी हाल ही में गिरफ्तार किया गया है, जिसका तार जुड़ता दिखाई दे रहा था संजय राउत की पत्नी से, क्योंकि संजय राउत की पत्नी को उस प्रवीण राउत की पत्नी ने 55 लाख रुपए बिना ब्याज के लोन दिया था और उस पैसे से संजय राउत की पत्नी ने एक फ्लैट खरीदा था। अब इस मामले की जब ईडी जांच कर रही थी तो तार जुड़ते दिखाई दिए एक और अन्य मामले में। और आपको बताएं, ये मामला है 1034 करोड़ रुपए का। इसमें सुजीत पाटकर नाम का एक व्यक्ति है, जिसने जो है उर्वशी और विदिता, जो संजय राउत की दो बेटियां हैं, उसके साथ वो पिछले 16 वर्षों से पार्टनरशिप में काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब पार्टनर है तो किस बात का, अब समझ में आ रहा है कि ये जो सुजीत पाटकर जो है, इसने संजय राउत की पत्नी को अलीबाग में जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए। अब ये समझिए कि ये क्या खेल चल रहा है। जैसे प्रवीण राउत है, प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हुई, ईडी ने जो जांच की उसमें भी यही बात पता चली कि प्रवीण राउत की पत्नी संजय राउत की पत्नी को पैसा देती है और उससे वो फ्लैट खरीदती है। वो पैसा वापस दे दिया गया, ये दूसरी बात है, लेकिन एक पैसा दिया गया बगैर ब्याज के, फिर उससे फ्लैट खरीदा गया। और वो जो जुड़ता दिखाई दे रहा है इसलिए क्योंकि उसने एक घोटाला किया। अब ये घोटाला ये है, सिद्धार्थ नगर में बाकायदा वहां चाल थी, छोटे मकानों को चाल कहते हैं। सिद्धार्थ नगर में गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम हुई कि ये जो चाल हैं, ये जो छोटे मकान, कच्चे मकान हैं, क्योंकि वो जर्जर अवस्था में है और कई बार हमने देखा कि जब बरसात के दिन आते हैं या भूकंप आता है और महाराष्ट्र के अंदर कई बिल्डिंगें गिर जाती हैं, और इसके कारण गवर्नमेंट ने एक स्कीम की कि ये जो लोग रह रहे हैं इनको फ्लैट बना कर दिए जाएंगे और ये फ्लैट अभी फिलहाल खाली करें, फिर इस जमीन पर ये पुरानी बिल्डिंग गिराकर नए फ्लैट बनाए जाएं। ये काम दिया गया और ये काम सुजीत पाटकर और प्रवीण राउत, दो लोगों ने ये काम लिया। हुआ ये कि इन्होंने वो जो फ्लैट खाली करके लोग गए, वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए टेम्परेरी रूप में, लेकिन उनकी जो जमीन थी उसको बेच दिया और ये बेचा, करोड़ों के वारे न्यारे कर दिए। अब ये जो बेचने की छूट मिली, ये किस बेस पर मिली, ये अभी जांच ईडी कर रहा है, लेकिन तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं संजय राउत को। प्रवीण राउत की पत्नी 55 लाख रुपए तो ट्रांजैक्शन खुलकर आ गया है और पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे। इसी तरह आप देखें सुजीत पाटकर भी इसी तरह का काम करता है कि सुजीत पाटकर की पत्नी वो संजय राउत की पत्नी को पैसे देती है और ये जो जमीन खरीदते हैं उस पैसे से मिलकर के जमीन खरीदते हैं, उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग को बेचकर जो मुनाफा कमाया जाता है वो दोनों बांट लेते हैं। और यदि कोई जांच करेगा तो संजय राउत कहेंगे, क्योंकि वो तो भाई राजनीति में है, सांसद हैं, उनका हिसाब किताब होता है। हर बार जब चुनाव होंगे कोई विपक्ष सवाल भी उठा सकता है, संजय राउत की प्रॉपर्टी कहां से आई, 100 करोड़ 1000 करोड़, तो संजय राउत कहेंगे साहब मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं तो संत आदमी हूं, मेरी बीवी की है। मतलब समझ में नहीं आता, बीवी क्या करती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में साहब पार्टनर है। और ये जो खेल चल रहा है इसी तरह चल रहा है, पत्नियों के नाम, बेटी के नाम ये प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, उनको कहीं ना कहीं कंपनी में पार्टनरशिप बनाना, और वो जो पार्टनर बनते हैं वो कुछ ना कुछ लाभ जो कमा रहे हैं उसका हिस्सा वो देते हैं। अब किसी भी बिजनेस में कोई पार्टनर हो और वो पैसा कमाए और पार्टनरशिप आपस में बांट ले, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, ऑब्जेक्शन की बात ही नहीं है। संजय राउत की पत्नी जिस तरह से कई कंपनियों में पार्टनरशिप में काम कर रही है, ऐसे बहुत सारे लोग देश के अंदर हैं जिनकी पत्नियां या बेटियां पार्टनरशिप पे काम कर रही हैं। कुछ नेताओं के भी परिवार के लोग ऐसे कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हर्ज ये है कि जिनकी कंपनियों में संजय राउत की बेटियां पार्टनर हैं, वो वाइन का एक व्यापारी है और उसी वाइन, मैकपाई नाम की जो वाइन बनाती है, अभी हाल ही में आपने देखा वाइन के लिए संजय राउत ने नियम ताक पे रख दिया और तय किया कि अब जो वाइन है वो महाराष्ट्र के अंदर परचून की दुकान पर मिलेगी, मॉल में मिलेगी, यानी हर जगह बिकेगी। अब ये नियम क्यों तोड़ा गया? निश्चित रूप से वाइन की बिक्री ज्यादा होगी, और जब वाइन की बिक्री ज्यादा होगी तो लाभ किसको जाएगा? कंपनी को। और कंपनी में पार्टनर हैं कौन? संजय राउत की बेटियां।
इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से कानून बदल दिया और कानून में छूट देकर अपनी बेटियों का फायदा कर दिया। ये जो खेल चल रहा है इसमें कोई डायरेक्ट तो पकड़ ही नहीं सकता। वो कहेंगे साहब हम तो, अब कहा ना संजय राउत ने कि साहब हमने तो इसलिए छूट दी है क्योंकि किसानों का फायदा होगा, ज्यादा अंगूर ज्यादा चीकू जब ये सब बिकेगा। इसी तरह के ये बयानबाजी हर बार अपने बचने के लिए करते हैं। लेकिन ईडी अब बिल्कुल जड़ तक पहुंचना चाहती है और जिस तरह से ईडी काम कर रही है ये पक्का माना जा रहा है कि संजय राउत तक तार जुड़ेंगे और वो बहानेबाजी करके इस तरह से नहीं बच सकते कि साहब ये तो पत्नी के नाम है, पत्नी पार्टनर है, तो ठीक है पत्नी जेल जाएगी। अगर बेटियों ने कुछ घालमेल किया है बेटियों के नाम पर तो बेटियां जेल जाएंगी। जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि मामला 1000 करोड़ से ऊपर का है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर हम जो देख रहे हैं, जो चल रहा है, चाहे वो आप देखिए अनिल परब है, चाहे वो अनिल देशमुख है, अभी परमवीर सिंह जो पूर्व कमिश्नर है उन्होंने खुलासा किया है कि उद्धव ठाकरे भी हैं, आदित्य ठाकरे भी है और ये सब मिलकर के ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चला रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। उसमें कई मंत्री फंसे हुए हैं और उद्धव ठाकरे तक का नाम लिया है। अब ये भी एक जांच का विषय है। इनकी प्रॉपर्टियों की कैसे जांच करोगे? पता लगेगा ये तो बिल्डिंग है साहब, ये प्लॉट लिया था हमने, बिल्डिंग बनाई बेच दी, उससे जो पैसे आए ये तो हमारे वो पैसे हैं। ये पैसा कहां से आया? ये सारा घालमेल है। इसको ईडी मेहनत कर रही है, सीबीआई भी महाराष्ट्र में लगी हुई है, लेकिन पेच एक के बाद उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह आपको बता दूं, ये जो अलीबाग में जमीन खरीदी थी पाटकर ने, इसमें संजय राउत की पत्नी जो है वो पार्टनर थी और फिर उसके बाद वहां बिल्डिंग बनाई और बेच दी, हिस्सा हुआ, बराबर बराबर बेनिफिट कर दिया। लेकिन आपको बताएं ये प्रवीण राउत जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये डायरेक्टर था, इसकी 72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को ईडी ने कुर्क किया है और ये अभी शुरुआत है, वो अभी जेल में है, अभी और राज उगलेगा। बात तो यह है कि इसके पीछे कितने लोग हैं। और इसी तरह आप देखेंगे एक मामला और पहले से चल रहा है महाराष्ट्र में, जिसमें HDIL जो है वो बैंक का घोटाला है 6118 करोड़ का, और उस घोटाले में बैंक का जो प्रमोटर है वो राकेश वधावन और उसका बेटा सारंग, ये पहले से ही जेल के अंदर बंद है। अब जेल के अंदर बंद होने से क्या होगा? वो जो जनता का पैसा है 6000 करोड़, वो क्या जनता को वापस मिला? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि ये लोग करते इतने घाघ हैं। और इसमें जांच एजेंसियां भी कुछ तरह की, इस तरह की जो जांच करती है उसमें समय लगता है, क्योंकि इस तरह के घपले घोटाले सारे जो स्कैंडल चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर एक के बाद एक खुलता जा रहा है। अब जब इन्वॉल्वमेंट मंत्रियों की हो तो जांच कौन करेगा? जिस तरह से जांच चलती है, संजय राउत बार बार बयान देते हैं केंद्र हमको धमकाने की कोशिश कर रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से ईडी और सीबीआई के जरिए हम पे शासन करना चाहते हैं। और ये भ्रष्टाचार करने वाले विपक्षियों का एक नपातुला बयान है, हर बार ये बोलना है। लेकिन ईडी क्या हवा में बात कर रही है? 72 करोड़ रुपए जो अभी तक की संजय राउत के दोस्त जो हैं प्रवीण राउत, उनसे जो कुर्क हुई है, उनके पास अगर इसका जवाब होता तो अभी तक कोर्ट में सबमिट कर चुके होते, क्योंकि न्यायपालिका हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी है कि ईडी उससे ऊपर हो जाएगा। न्यायपालिका में एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब मेरी प्रॉपर्टी जो कुर्क की है वो तो इसके दस्तावेज ये रहे, मैं यहां से लाया था पैसे, बताते। लेकिन आपको देखें कि जिस तरह से ये जीवन भर, अब ये मोदी सरकार अगर नहीं आई होती, आप समझिए, तो क्या ईडी इस तरह से काम कर रही होती? क्या कोई सोच सकता है कि जिनकी पहुंच मुख्यमंत्री तक हो, जिनकी पहुंच जो शिवसेना के प्रमुख नेता हैं संजय राउत तक हो, वो कभी जेल जा सकता है? महाराष्ट्र के अंदर तो ये कोई कल्पना कर नहीं सकता, क्योंकि ये कोई बीजेपी तो है नहीं कि उनका नेता फंस रहा है तो भाई ठीक है, कार्रवाई कोर्ट करेगा, न्यायपालिका करेगी, ईडी करेगी। यहां देखें कि पूरी सरकार एक आदमी के साथ खड़ी हो जाती है यदि वो गलत भी चल रहा है। हमने पिछले दिनों देखा नवाब मलिक का खेल, कि जिस तरह से वो आर्यन खान को बचाना चाहते थे और उन्होंने जिस तरह से रेड को फर्जी बताया, फिर रेड करने वाले अफसर समीर वानखेड़े को फर्जी बताया, ये सारा जो खेल चला उसमें तीनों दल जो महाराष्ट्र के अंदर शासन में है, वो तीनों दलों का बयान था, संजय राउत का बयान था, सरकार पूरी तरह नवाब मलिक के साथ खड़ी है। मतलब यह है कि आप सही काम में खड़े हो तो आपकी महाराष्ट्र की जनता तारीफ करेगी, लेकिन आप किसी गलत काम में साथ खड़े होंगे, ये एक सवाल है।
तो जनता के मन में संशय है कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। और इसीलिए बीजेपी के लीडर जो नाम देते हैं इस महाविकास आघाड़ी को, वो कहते हैं महावसूली सरकार चल रही है, जिधर देखो वसूली, जो देखो वसूली कर रहा है। तो करोड़ों से नीचे बात ही नहीं होती। और अब तो ये खुल के चीजें आ रही हैं कि ये जो मनसुख हिरेन की हत्या, ये जो इंटीलिया मामले में जिलेटिन की छड़ें ये रखी गई, वो पहले से कह रहे थे कि सचिन वजह केवल एक मोहरा है, उसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। अब पता लग रहा है कि अनिल देशमुख उसके पीछे था। अब आप समझिए, एनसीपी का इतना बड़ा लीडर, गृह मंत्री बनाया था उसको, और गृह मंत्री यदि इन्वॉल्व है इस तरह के काम में कि वो आतंकवादियों जैसा काम है कि आप जिलेटिन की छड़ें लाते हैं, फिर उसको लॉन्च करते हैं और किसी उद्योगपति को धमकाते हैं। तो मुझे तो लग रहा है जिस तरह से अडानी और अंबानी के पीछे रोज राहुल गांधी पड़ा रहता है, तो लग रहा है कि राहुल गांधी का भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई देता है। क्योंकि राहुल गांधी इस देश में यदि किन्हीं दो उद्योगपतियों को दुश्मन मानता है, हर बार देखिए उनके उद्योग धंधों के पीछे पड़ा है, नाम ले लेकर सदन में कोस रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो महाराष्ट्र सरकार में समर्थन में चला रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े लीडर के कहने पर ही ये मुकेश अंबानी को मारने की कोई साजिश हो। इस एंगल से भी एनआईए इस मामले की जांच कर रहा है। ये जरूर हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के हर बयान में आप देखिए अडानी अंबानी, क्या दुश्मनी है? क्योंकि चीन को वो पटकनी दे रहे हैं। तो ये सब दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कोई पैसा कमाने में लगा है, कोई देश के उद्योगपतियों को टारगेट करके ये कांग्रेस उनको नुकसान पहुंचाने में लगी हुई है। किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा जियो टावरों के कनेक्शन काटे गए, उसके पीछे कांग्रेसी लोग थे। तो ये बहुत खतरनाक हो रहा है देश में। जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो सच सामने लाएं। कितने ही बड़े नेता के परिवार के लोग क्यों ना हो, जेल के पीछे जाएंगे, ऐसा देश की जनता को भरोसा है। वंदे मातरम।